नमस्कार साथियों। आज हमारी जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक है उसका अंतिम पाठ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ने जा रहे हैं। हमने इतने दिनों में जो भी पाठ कवर किए हैं उनको अगली क्लास में हम उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं कि हर बार वही रिपीट क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज हमें अपना अंतिम पाठ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्ट करेंगे। देखो, व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी किसी भी वस्तु का आपस में आदान प्रदान करना ही क्या होगा, व्यापार होगा। और जब ये दो देशों से दो या दो से अधिक देशों के मध्य हो जाए, अधिक देशों के मध्य हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या रहा है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या इस व्यापार का इतिहास क्या है, किस प्रकार से ये व्यापार स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में जो व्यापार था वो एक सीमित क्षेत्र में था, यानी रास्ते एकदम खराब थे, जिसके कारण जो आसपास के बाजार थे उन्हीं तक ये व्यापार सीमित था। फिर धीरे धीरे 12वीं और 13वीं शताब्दी में इस व्यापार को थोड़ी और अधिक बढ़ावा मिला। और ये किसके कारण मिला, जो रोमन साम्राज्य था, उसके विखंडन के बाद में इस व्यापार को क्या मिला, और ज्यादा बढ़ावा मिला। तो शुरुआत में प्राचीन समय में जो व्यापार हुआ करता था वो एक कुछ ही सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे 15वीं शताब्दी आते आते, यानी इसके 200 साल बाद, यानी 15वीं शताब्दी में थोड़ा और विकास हुआ। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध देखो, उत्तरार्ध एक तो होता है उत्तरार्ध, एक होता है पूर्वार्ध। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेना। उत्तरार्ध का मतलब होता है, जैसे मान लो 2000 अभी क्या चल रही है, 23 चल रही है, तो 2001 से लेकर 2050 ये तो क्या हो जाएगा, उत्तरार्ध। और 2051 से लेकर 3000 तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वार्ध। देख, जैसे 1901 से लेकर 1950 ये इसका उत्तरार्ध माना जाएगा, कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर पूर्वार्ध मानते हैं तो 1951 से 2000 के बीच में ये क्या हो जाएगा, पूर्वार्ध। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था वो पहले जो शुरुआती प्राचीन समय में था वो कुछ सीमित क्षेत्रों में तक की था, कुछ सीमित बाजारों तक की था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए, और परिवर्तन होने के बाद में फिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के बाद में इसका विस्तार हुआ। फिर 15वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ये विशाल रूप ले लेता है। तो ये तो बेसिक चीजें थी। अब हम बात करते हैं आगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन आधारों पर हम तय कर सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए 5 पॉइंट महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से हैं। देखो, हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, इसका अगर पहला पॉइंट देखें तो राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, यानी कोई भी देश होता है उसकी जलवायु, भू आकृति, उसकी मृदा, उसकी जल की उपलब्धता, ये क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर व्यापार की ज्यादा संभावना होती है तो वहां पर हर स्थिति को, जलवायु स्थिति हो गई, वहां की भू आकृति हो गई, वहां की मृदा हो गई, या वहां पर किस प्रकार के संसाधन
उपलब्ध हैं उन सभी को देखकर ही एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हम पक्ष रख सकते हैं। दूसरा आवश्यकता है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको जनसंख्या भी अत्यधिक प्रभावित कर सकती है कि अगर मान लो जहां ज्यादा जनसंख्या होगी, किसी भी अगर मान लो व्यापार है वहां पर जनसंख्या है, वहां पर विशालतम पाई जाती है, तो वहां का जो व्यापार है वो और भी ज्यादा समृद्ध होगा। फिर है आर्थिक विकास की प्रावस्था। तीसरा पॉइंट है अपना आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की प्रावस्था, देखो आर्थिक का मतलब होता है रुपए पैसों से। अगर कोई भी व्यापार हम चलाना चाहेंगे तो उसमें जो मूल्य है, जो राशि है, उसका होना या पैसों का होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो व्यापार का आयात निर्यात नहीं होगा। और वो व्यापार जो भी चलाया जा रहा है, जैसे मान लो कोई चीनी उद्योग है, अगर मान लो चीनी उद्योग चलाया जा रहा है तो उसके लिए जैसे मान लो गन्ना चाहिए, अगर गन्ने खरीदने के हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम चीनी उद्योग भी नहीं चला पाएंगे। फिर है विदेशी निवेश की सीमा। चौथा पॉइंट आता है आपका विदेशी निवेश की सीमा, यानी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका विदेशों में किस प्रकार से निर्यात व आयात होता है। अगर मान लो कोई व्यापार है वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित होगा तो वो क्या होगा, उस व्यापार को ज्यादा तरक्की नहीं मिलेगी और जिसके कारण वो व्यापार ठप हो जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट है आपका परिवहन। परिवहन भी जो व्यापार है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी एक स्थान से लाना और ले जाना ये व्यापार के माध्यम, ये परिवहन के माध्यम से हो सकता है। जैसे मान लो गन्ना उद्योग है या गन्ना है, अब गन्ना परिवहन के माध्यम से उद्योगों में पहुंचेगा, जब उद्योगों में इसकी चीनी बन जाएगी तो ये वापस बाजार में जाएगा और बाजार से फिर उपभोक्ता तक। तो ये किसके कारण संभव होगा, ये सब का सब किसके कारण संभव होगा, ये परिवहन के माध्यम से संभव होगा। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि व्यापार संतुलन क्या होता है। कि व्यापार संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन, देखो व्यापार संतुलन होगा कि जो देश है, कोई भी दो देश है, दो देशों के मध्य आयात व निर्यात की स्थिति, आयात व निर्यात की स्थिति। और ये क्या होता है, जब इसका संतुलन निकाला जाता है तो निर्यात हमेशा क्या होना चाहिए, निर्यात हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अनुकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन, और एक प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन। देखो अनुकूल व्यापार संतुलन होता है उसमें तो निर्यात क्या होगा, ज्यादा होगा, और आयात कम क्या होगा, कम होगा। ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अनुकूल में निर्यात हमेशा ज्यादा होगा और आयात हमेशा कम होगा। लेकिन प्रतिकूल में क्या होता है, प्रतिकूल में आयात तो ज्यादा होगा और निर्यात क्या होगा, कम होगा। निर्यात, आयात मतलब खरीदना और निर्यात मतलब बेचना। अगर मान लो कोई दुकानदार है, ये दुकानदार है और इस दुकानदार ने मान लो 1000 रुपए की वस्तु बेची और 800 रुपए खरीदी, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, अनुकूल व्यापार, यानी इसमें किसको क्या होगा, लाभ होगा। तो जहां लाभ की स्थिति होती है वहां अनुकूल व्यापार होता है, जहां हानि की स्थिति होती है। जैसे मान लो 1000 रुपए की चीज खरीदी उसने और 1200 रुपए में और 1000 की बेची और 1200 की खरीद रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी। और ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। फिर हम बात करते हैं कि व्यापार कितने प्रकार का होता है,
ये तो है व्यापार संतुलन। अब व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः व्यापार दो प्रकार का होता है। देखिए व्यापार कितने प्रकार का होता है, यानी व्यापार के प्रकार अगर ये एग्जाम में आ जाए, एक तो सबसे ज्यादा इसमें जो व्यापार है इसी से पूरा पाठ संबंधित है। तो व्यापार के प्रकार, और व्यापार के प्रकार दो होंगे, एक द्विपार्श्विक व्यापार और एक बहुपार्श्विक व्यापार। देखो द्विपार्श्विक मतलब दो देशों के मध्य, दो देशों के मध्य व्यापार, और बहुपार्श्विक दो से अधिक देशों के मध्य, दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार। ये हो जाएगा आपके व्यापार का प्रकार। अगर व्यापार के प्रकार पूछ ले आपको तो उसमें हो जाएगा द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। फिर हम सीधे बात करते हैं इस पाठ में जो महत्वपूर्ण है आपके पतन। देखो पतन वास्तव में होते क्या हैं, तो पतन वो होते हैं जहां जो जहाजों के माल को उतारा या चढ़ाया जाता है, या यात्री का आवागमन हो, वो क्या होंगे, पतन होंगे। अब पतनों को मुख्यतः हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होते हैं निपटाए गए नौभार के अनुसार, एक अवस्थिति के अनुसार, और एक आपके हो जाएंगे एक निपटाए गए नौभार के अनुसार, एक अवस्थिति के अनुसार और एक विशिष्टीकृत पतन। देखो सबसे हम बात करते हैं, देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो विशिष्टीकृत पतन होते हैं, और उनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले तो हम बताते हैं निपटाए गए नौभार के अनुसार पतन, और निपटाए गए नौभार के अनुसार पतन होंगे तीन पतन होते हैं। फिर दूसरा हम बात करते हैं अवस्थिति के आधार पर। अवस्थिति के आधार पर, और इसमें पतन होंगे दो, ये आगे हम चर्चा करेंगे। और तीसरा पतन होगा विशिष्टीकृत पतन या विशिष्टीकृत अवस्थिति के आधार पर पतन कौन कौन से होंगे। तो देखो निपटाए गए नौभार के अनुसार, औद्योगिक, वाणिज्य और विस्तृत। देखो औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, और आपके आएंगे विस्तृत पतन। फिर अवस्थिति के आधार पर देशीय और अंतर्देशीय, अंतर्देशीय बाह्य देशीय, और इसको हम अंतर्देशीय पतन के भी नाम से जाना जा सकता है, अंतर्देशीय। फिर अगली बात करते हैं विशिष्टीकृत पतन। तो विशिष्टीकृत जो पतन होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के पतन होते हैं। उसमें जैसे पहला मारक पतन, दूसरा पैकेट पतन, तीसरा आंत्रोपो पतन, फिर हम बात करते हैं नौसेना पतन, पहला हो गया मारक, दूसरा पैकेट, तीसरा आंत्रोपो, नौसेना पतन, और फिर एक रह गया तेल पतन। यहां पे लिख देते हैं तेल पतन। देखिए ये आपके
जो पतन है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है विशिष्टीकृत, अवस्थिति के आधार पर पतन या विशिष्टीकृत के आधार पर पतन कौन से, या कार्यकलापों के आधार पर पतन। विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतन कितने होंगे, 5, मारक, पैकेट, आंत्रपो, नौसेना और तेल पतन। देखो जो तेल पतन होता है इसमें सबसे ज्यादा नौपरिवहन कौन सा, तेल का कार्य करते हैं। जो तेल पतन होगा इसमें तेल का आयात निर्यात होगा। जो आपका मारक पतन होगा, ये मारक पतन वो होते हैं या इसे विश्राम पतन भी कह सकते हैं, यानी ये जहाजों के जो ठहरने की स्थिति होती है। फिर हम बात करते हैं पैकेट पतन की, तो पैकेट पतन को फेरी पतन भी कहा जाता है और इसमें लंबी दूरियों को तय करने के लिए कार्य किया जाता है। फिर बात करते हैं आंत्रोपो पतन, तो आंत्रोपो पतन ऐसे केंद्र होते हैं जिनमें वस्तुएं निर्यात के लिए बनाई जाती है, और नौसेना पतन नौसेना के लिए होते हैं जो देश या किसी भी देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखो एक तो आपको जो व्यापार के प्रकार है, एक व्यापार संतुलन है, व्यापार संतुलन, और एक ये विशिष्टीकरण और क्रियाकलापों के आधार पर पतन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। कल हम इस जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो अपने 8 पाठ है टोटल, उन 8 पाठों में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो 1 से लेकर 8 तक यानी मानव भूगोल का जो संपूर्ण अभी कोर्स जो आपका ये अंतिम पार्ट था, उसके बाद में हम बात करेंगे जो प्रश्न कौन कौन से आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर हम पूरे क्वेश्चनों को नहीं पढ़ सकते या पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते, उनमें कुछ विशेष प्रश्न होते हैं जो जिनकी संभावनाएं हो सकती है। तो आगे उन सभी की हम चर्चा करेंगे और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ ही विद्यार्थी हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, बाकी पूरा नहीं देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करो जिससे आपको थोड़ा और ज्ञान मिल सके। और तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में हम मिलते हैं। जय हिंद, राम राम।